हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार स्पेशल करेंट्स अफेयर लेकर आ गया हूं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और ये उसका पार्ट 1 है। हर महीने में हम 2 पार्ट में बिहार के करेंट्स अफेयर को लाते हैं, जिसका कि ये पहला चरण है। और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस को रखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, अगर वो पॉसिबल है मिल पाना, तो फिर उससे डिस्कस करते हैं और जितना पॉइंट्स को देखा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर मैं कई बार 4 ऑप्शंस यूज करता हूँ और कई बार 5 ऑप्शंस यूज करता हूँ। 5 ऑप्शंस क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शंस होते हैं और 5वां ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और बाकी बिहार के एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस होते हैं। अब मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि सर आप 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को लेकर आइए, और कुछ लोगों का कहना होता है कि सर 5 ऑप्शंस वाले नहीं, 4 ऑप्शंस वाले आप क्वेश्चंस को लेकर आइए। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे इस क्वेश्चंस के सीरीज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जिसमें 4 ऑप्शंस हो, 5 ऑप्शंस हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब आप कंप्रिहेंसिव मैनर में तैयारी करते हैं तो वहां पर ये ऑप्शंस का गेम आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप चीजों को ठोस तौर पर जानते हैं और आपका वहां फंडामेंटल जब मजबूत रहता है तो आप इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि मुझे थोड़े से मेहनत में निकल जाना है। आप इस तरीके से सोचते हैं कि चलो जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने इस पर पूरा का पूरा काम किया है, तो मैं इस क्वेश्चन को किसी न किसी रूप में कॉर्नर तो कर ही दूंगा। अब आ जाते हैं आज के पहले सवाल पर। गति शक्ति योजना में बिहार में किस तरीके के विकास की बात की गई है? रोड नेटवर्क के विकास की बात की गई है, या जल मार्ग, या हवाई मार्ग, या फिर रेलवे? और इसमें अब एक ऑप्शन आप ये भी ऐड कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बस ऑप्शन ही ऐसे ही है। आप देखते हैं बीपीएससी में कि 150 में करीब 20 क्वेश्चंस ऐसे रहे ऑन एन एवरेज, या 18 कह लीजिए, जिनके ऑप्शंस ही करेक्ट आंसर थे। सोचिए और फिर सही जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोड नेटवर्क, रोडवेज की बात की जा रही है। और चलिए मैं आपके साथ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग जो है वो शेयर कर दूं कि गति शक्ति योजना में शामिल हो सकती है 1530 किलोमीटर सड़क। भारतमाला फेज 2 की बात की जा रही है, तो आपको सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, इन चीजों को भी अच्छे से देख लेना है। और इसके तहत सड़क के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय कर रहा है अध्ययन। तो जो भी टफ टेरेन्स हैं, जैसे कि जो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश में, उन तक बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस तरीके से भारतमाला प्रोजेक्ट की बात की गई थी, शुरुआत किया गया था, और फिर उसका ये फेज 2 है। अब इसी में ये बात बताई गई कि बिहार में इससे 1500 किलोमीटर से भी अधिक कहीं रोड बन सकते हैं, और 2 लाख किलोमीटर एनएच नेटवर्क ओवरऑल बनाने की बात की गई है जब हम बात करते हैं इंडिया में। ठीक है, गति शक्ति योजना के तहत 2 लाख किलोमीटर एनएच यानी नेशनल हाईवे का नेटवर्क। अब यहां पर बिहार में 7 सड़कों के प्रस्ताव में 3 राजधानी केंद्रित, यानी 3 ऐसे हैं जो कि जो हमारा कैपिटल सिटी है पटना, उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता है। तो इस तरीके से भी आप चीजों को समझ गए। गति शक्ति योजना गवर्नमेंट स्कीम है। अब इस स्कीम को आपको याद रखना है। अब अगला सवाल मेरा आपसे यह हो सकता है कि ये जो गति शक्ति योजना है, ये कौन सी मंत्रालय जो है इसको देख रही है? ठीक है, तो चलिए इसका जवाब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहूंगा कि आप दीजिए। मेरा यही इफर्ट रहता है कि 2 तरफा हमारे बीच कन्वर्सेशन हो। ऐसा नहीं हो कि मैं 10 एमसीक्यू लाऊं और बोल दूं पहले का ये, दूसरे का बी, तीसरे का सी। उसे कोई फायदा नहीं होना है। हमें जो है फंडामेंटल्स को मजबूत करना है। दूसरे सवाल पर आ जाते हैं कि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश के तर्ज पर बिहार में केमिकल से पराली जलाई जाएगी? अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत मोटा तौर पर कहा गया है, रॉ फॉर्म में कहा गया है कि केमिकल से पराली जलाई जाएगी, लेकिन यहां पर बायोडिकम्पोजिशन की बात की जा रही है। और पराली वगैरह काफी न्यूज में रह रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके ऊपर, और इस पर हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कुछ रिमार्क्स भी था इस पॉल्यूशन वगैरह को लेके। तो जो धान की फसल होती है, जब वो काटी जाती है और जब खेतों में कंबाइंड हार्वेस्टर लगा के काटते हैं, तो
तो कुछ उसके हिस्से जो है खेत में ही रह जाते हैं और किसान उसमें आग लगा देते हैं। अल्टीमेटली उससे एयर पोल्यूशन तो ही रहा है, सॉइल भी खराब हो रहा है और सॉइल में जो हमारे लिए काम के बैक्टीरिया हैं वो भी मारे जाते हैं। अल्टीमेटली बहुत तरीके का नुकसान है। तो उसी का एक बेहतर विकल्प लाया गया है, बायोडिकम्पोजिशन। अब साइंस एंड टेक सेक्शन में आपसे बायोडिकम्पोजिशन के बारे में पूछा जा सकता है। यह सवाल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है कि बिहार में किसके तर्ज पर हो रहा है। इंटेंट यह है कि इस सवाल के मदद से मैं आपको बायोडिकम्पोजिशन तक ले चलूं। ऑप्शन है यहाँ पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो दिल्ली के तर्ज पर बिहार में केमिकल से गलाई जाएगी पराली, इस तरीके का न्यूज़पेपर का हेडिंग था। बात यह है कि धान की फसल कटने के साथ ही राज्य में बायोडिकम्पोजर का उपयोग शुरू होगा। बायोडिकम्पोजिशन किया जाएगा और खेतों में इसका क्या फायदा होगा कि जो पराली है इसको ऐसे जलाया नहीं जाएगा, बायो डिकम्पोजिशन कर दिया जाएगा। वहां कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाएंगे जिसमें कि ऐसे माइक्रोब्स हो जो कि वहीं पर उसको जल्दी से डिकम्पोज कर दें और इससे जो फर्टिलिटी है खेतों की वो बढ़ेगी। ठीक है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बायोडिकम्पोजर का ऑर्डर दे दिया है। खेतों में प्रत्यक्ष सफल हुआ तो किसानों को पराली प्रबंधन की इस नई योजना की जानकारी दी जाएगी, ये बात बताई गई है। और ये 15 दिन में उसको पूरे के पूरे जो पराली है उसको गला के खाद बना देता है। बहुत फायदा है। यहाँ लागत वगैरह की बात की गई है तो सस्ता ही साउंड कर रहा है। बस ये थोड़ा सा एक आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए न्यूज़पेपर पर हमने टाइम दिया। अब यहाँ पर आपको ये आइडिया लग गया कि बहुत तरीके का काम भी किया जा रहा है अगर हम कहें कि चीज़ों को इन्वायरमेंट फ्रेंडली करने में। और अगर आप मेन सेंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर इस तरीके की चीजों को आप एक बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर सकते हैं, एक बेहतर नमूने के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। जो अगला सवाल है हमारा कि किस शहर की महिला पहलवानों ने राज्य सीनियर कुश्ती में विजय हासिल की। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स कैटेगरी के क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये जो सवाल है वो है राज्य की यानी बिहार राज्य की सीनियर कुश्ती में। पटना, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राज्य सीनियर कुश्ती कंपटीशन में पटना की महिलाओं ने भागलपुर को पछाड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी आपसे पूछ लिया गया है कि विजय किसने हासिल की और इसमें रनर कौन रहे, तो भागलपुर रहे। ये उसका न्यूज क्लिपिंग था, बस इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये वन लाइनर था। अगले सवाल पर आ जाते हैं। देश के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत बिहार से निर्यात होता है। आपको याद आ रहा होगा शायद से 65वीं बीपीएससी का पेपर था और उसमें ऐसा पूछ दिया गया था या 66वीं, मैं श्योर नहीं हूं, और उसमें पूछ दिया गया था कि मीट एक्सपोर्ट का फिगर दे दिया गया था कि कितना परसेंट इंडिया कंट्रीब्यूट करता है या जो भी इस तरीके से। बहुत ही रैंडम क्वेश्चन था, लेकिन ये तो न्यूज़पेपर में आया है। इसके कुछ महत्व हैं इस क्वेश्चन के पीछे कि जो भी हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें जो हमारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी जब हम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और इधर केरला वगैरह की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं या बाकी इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी करते हैं, लेकिन उस तुलना में बिहार बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है। कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट करता है? 4%, 2%, 1% या आधा प्रतिशत या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आधा प्रतिशत। यानी 1% से भी कम है हमारा शेयर और आबादी में हम इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर हैं जब हम बात करते हैं इंडिया लेवल पर। तो ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग देखिए। नई नीति, 4 साल में बिहार से 20 गुना निर्यात बढ़ाने की तैयारी। यहां पर बताया गया है कि अभी देश का लगभग आधा फीसदी होता है निर्यात और 20 गुना बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी आधा का दुगना 1 और उसका 10 गुना अगर और कर दिया जाए यानी 10%।
बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ पर, और उसके बहुत सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं नजर आएंगे। कई तरीके के जॉब क्रिएट हों, इकोनॉमी ग्रो करे, यही सारी बातें हैं। और इसके लिए जो टारगेट रखा गया है वर्ष 2025 तक का रखा गया है कि कुल 0.5% से थोड़ा ज्यादा बिहार से निर्यात होता है। 2025 तक इससे बढ़ाकर 10% करने की तैयारी की जा रही है। ये बात की गई है कि तैयारी की जा रही है। ये स्कीम इसके लिए जो भी आएंगे आप उसको एक बार देख लेंगे आगे चल के, बट यहां पर सीधी ये बात की गई है कि अभी क्या स्टेटस है वो हमने जाना इस न्यूज़पेपर के क्लिपिंग के मदद से। अगला जो सवाल है कि बिहार के अखौरी बी प्रसाद किस खेल से जुड़े थे। अब जो भी इंपॉर्टेंट और फेमस पर्सनालिटीज हैं और किसी कारणवश अगर उनकी देहांत हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो न्यूज में रहते हैं। जैसा कि बीपीएससी का हमने ट्रेंड देखा, और लास्ट टाइम जैसा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में सवाल पूछा गया था। कई बार वो सवाल लगता है कि पॉलिटिकल है, और कई बार लगता है कि नॉर्मल जनरल स्टडीज से इत्तेफाक रखने वाला क्वेश्चन है। यहां पर स्पोर्ट्स कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया कि बिहार के अखौरी बी प्रसाद किस खेल से इत्तेफाक रखते थे। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। देख लीजिए ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग। 2 ओलंपिक में भारतीय टेनिस टीम के मैनेजर रहे अखौरी बी प्रसाद का निधन। बिहार लॉन टेनिस एसोसिएशन के सचिव भी रहे, और पूर्व बैंकिंग लोकपाल डॉक्टर अखौरी बी प्रसाद की इनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग आई थी। तो इनका कनेक्शन 92 के बार्सिलोना ओलंपिक से है, और 2004 के एथेंस ओलंपिक से भी है, ठीक है। और 1997 में हॉफमैन कप में भारतीय टीम के मैनेजर रहे थे। तो ये डायरेक्टली स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थे, लेकिन हाँ इनका एक बहुत गहरा नाता रहा है, और इनकी डेथ पर बहुत सारी इमिनेंट पर्सनालिटीज ने खेद भी जताया। तो ये बातें हैं। अब अगर अखौरी बी प्रसाद जी से सवाल आता है तो आप टेनिस जान गए। टेनिस में अभी कौन कौन से इंडिया के प्लेयर्स हैं, क्या कोई बिहार का व्यक्ति है जो बेहतर खेल रहा है और अपनी नाम बना रहा है, तो ये सब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पैरेलल लाइंस पर देखते जाएंगे। अब ये सवाल थोड़ा लंबा है और सवाल का मकसद बहुत साफ है, आपको समझ आ जाएगा। Which person from Bihar has been made a member of the committee of presiding officers constituted by लोक सभा स्पीकर, जिनका नाम है ओम बिरला, फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएट। अगर हिंदी में बोल दूं तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानमंडल सचिवालय की वित्तीय स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी की बात हो गई के लिए गठित जो पीठासीन पदाधिकारियों की समिति है उसमें बिहार के किस व्यक्ति को सदस्य बनाया। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को, या जो पहले डेप्यूटी सीएम हमारे हुआ करते थे सुशील कुमार मोदी, या फिर विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा जी को, या अवधेश नारायण सिंह को, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सवाल आपको बता रहा है कि ये व्यक्ति जो भी होंगे वो लेजिस्लेचर से इत्तेफाक रखने वाले होने चाहिए, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय सिन्हा, यानी कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा। देख लीजिए, विजय सिन्हा यानी स्पीकर विजय सिन्हा बने पीठासीन पदाधिकारियों की समिति के सदस्य। तो इस तरीके से एक ये न्यूज आइटम हो गया। अब जो अगला सवाल है उसमें मैं कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। एक ये देखिए सवाल, बिहार के किस व्यक्ति को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है। मैं ये देखता हूं कि जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं उसका जवाब मुझे नहीं मिलता है आपके तरफ से, ये थोड़ा दुखद होता है। कमेंट सेक्शन में मैं आपसे जवाब की उम्मीद करता हूं। इस सवाल का मैं जवाब अभी ही बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर शंकर नाथ झा। देख लीजिए ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग, जमुई के डॉक्टर शंकर नाथ झा का चयन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 के लिए किया गया। तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस, देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, जैसे महिला दिवस कब मनाते हैं, नो टोबैको डे कब मनाते हैं, एड्स दिवस कब मनाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन या इस तरीके से जागरूकता दिवस कब मनाते हैं। तो इसी तरीके से 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के दिन मुख्यमंत्री
चीफ मिनिस्टर के द्वारा इन्हें पुरस्कृत करेंगे। तो ये बात हो गई। तो शिक्षा दिवस इसमें इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर शंकरनाथ झा इंपॉर्टेंट हैं। अगले सवाल पर आ जाते हैं कि बिहार का एथनॉल कोटा बढ़ाकर कितना हो गया, बढ़कर कितना हो गया, इस तरीके से कि बिहार का इथेनॉल कोटा, आप जान रहे हैं कि अब जो है हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करना चाह रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से दूर भाग रहे हैं और उसमें बिहार जो है वो पैनियर स्टेट है, एक तरीके से अग्रसर है इसमें। तो बिहार का इथेनॉल कोटा बढ़ा है। पहले जो ये कोटा था करीब 18.48 करोड़ लीटर कोटा हुआ करता था। अब ये क्या है, इसको बढ़ा के करीब 35.28 करोड़ लीटर कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 35 करोड़ लीटर। ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा इथेनॉल कोटा के बारे में मालूम होना चाहिए, इथेनॉल के बारे में मालूम होना चाहिए। इससे साइंस एंड टेक कैटेगरी में भी सवाल पूछा जा सकता है। ये तो अभी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि पाइपलाइन में है, लेकिन हाँ आने वाले समय में इसका एक बेहतर जो इम्पैक्ट है वो हमें नजर आता हुआ दिखेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और यह है ई भंडारण। वो कौन सा राज्य है जो कि सबसे पहला है भारत में जिसके द्वारा ई भंडारण जो है उसकी शुरुआत की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, झारखंड या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। देख लीजिए ये प्रभात खबर की न्यूज क्लिपिंग। बिहार ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। गोदान संबंधी पूरी कुंडली अब एक क्लिक पर उपलब्ध है। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मोड की बात की जा रही है, इससे ई भंडारण नाम दिया गया है। बिहार राज्य भंडार निगम के एमडी आशुतोष कुमार वर्मा ने बताया कि बिहार इस दिशा में पायलट के रूप में काम कर रहा है, यानी पायलट प्रोजेक्ट है और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आगे चल के हमें नजर आएंगे। अगले सवाल पर आ जाते हैं कि बिहार के किस जिले में पान के पत्तों से तेल निकालने की मशीन लगाई जाएगी? आयुर्वेदिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पान के पत्ते का, बिटल लीफ जिसको कहते हैं, और बिहार का जो मगही पान है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो तेल निकालने का काम जो है पहले बिहार में नहीं होता था, लेकिन अब क्या है कि इससे डायरेक्टली हमारे यहाँ ही तेल निकाला जाएगा, शेडनेट वगैरह लगाए जाएंगे, तो हमारे जो किसान हैं उनको बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में मशीन लगाने की बात की गई? नालंदा, भागलपुर, नवादा, गया या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। और नालंदा जिले के इस्माइलपुर लोकेशन पर यह सब कुछ इंस्टॉल करने की बात की गई है, शेडनेट वगैरह की। तो बस ये पान वगैरह जान गए। तो ये सवाल डालने का मकसद था, जीआई टैग पर थोड़ा आप इंफॉर्मेशन ले लेंगे। अब जैसे जो लेटेस्ट एडिशंस हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि बिहार के जीआई टैग में लेटेस्ट एडिशन क्या है? उस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं अक्टूबर महीने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे देंगे। अगला जो सवाल है कि हाल ही में बिहार के किस जिले को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर प्रतीक चिन्ह देने की घोषणा की गई है? वो कौन सा जिला है? गया, भोजपुर, दरभंगा, समस्तीपुर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भोजपुर। चलिए जरा न्यूज आइटम को देख लें। तो ये न्यूज आइटम था, भोजपुर जिले की 50वीं वर्षगांठ पर जारी होगा प्रतीक चिन्ह। अब प्रतीक चिन्ह जो है ये अब वैसे थोड़ा समझ लीजिए कि पहले एक शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, फिर वो दो हिस्सों में टूट जाता है, भोजपुर और रोहतास। फिर भोजपुर से अलग हो जाता है बक्सर और रोहतास से अलग हो जाता है कैमूर। तो जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है इसकी स्थापना जो है सन 1972 में हुई है और पहले ये शाहाबाद का हिस्सा हुआ करता था। ये जो शाहाबाद है इसका मतलब होता है वो जगह जहां शाहों का वास हो, और शायद से ये नाम जो है बाबर के द्वारा दिया गया था। और हर वर्ष 10 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन अभी ये प्रोग्राम जो है थोड़ा डिले हो जाना है। स्टिल कोई बात नहीं है, लेकिन प्रतीक चिन्ह जो है वो आगे चल के अगर पता चलता है, न्यूज वगैरह में आएगा तो आपके साथ वो साझा किया जाएगा। यहाँ पर एक बार जरूरी हो जाता है बिहार के मैप को देखना,
और पूरे के पूरे इस तरीके से आप रीजन को देख पा रहे हैं। ये जो क्षेत्र है ये शाहाबाद का क्षेत्र है। अब थोड़ी और जियोग्राफी कहें तो यहाँ पर गंगा नदी टच करती है दो डिस्ट्रिक्ट्स को, यानी कि बक्सर को और भोजपुर को। और बक्सर और कैमूर जो है ये आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है? मैं इसका जवाब आपसे चाहता हूं। अगला मेरा ये भी सवाल है कि क्या ये जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है ये झारखंड के साथ बॉर्डर बनाता है? ठीक, तो ये इस भोजपुर के क्षेत्र की बात हो रही थी और इस पूरे क्षेत्र की बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर। बिना एमसीक्यू वाला ये क्वेश्चन है कि घर बैठे खेती के गुर सीखने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? अब जो भी इस तरीके के नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो एक सरकार का ये भी पहलू होता है कि हमारे स्कीम्स वगैरह जो है वो प्रमोट हो, लोग उसके बारे में जाने, परीक्षा वगैरह में सवाल पूछा जाता है। ये भी एक तरीके का पैसिव एडवर्टाइजमेंट है। तो यहां पर मैं ऐप्स का नाम नहीं दे रहा हूं, मैं सीधे आपसे बता दूं उस ऐप का नाम है बिहान ऐप। बिहान, बिहार नहीं, बिहान ऐप। ठीक है, तो एक बार के लिए आप ये देख लीजिए, विहान ऐप से घर बैठे सीखें खेती के गुर। तो ये बिहार में डेवलप हो रहा है, बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे लाभान्वित होंगे किसान, और पूरी की पूरी वो आप व्हाइट ट्रेस साइकिल जो है उसका समझ सकते हैं। तो इसलिए ये न्यूज आइटम। अगला सवाल है रूरल मार्ट। ये न्यूज में काफी रहा, और जैसे कि बिहार में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जीविका दीदियों का। इनके द्वारा जो रसोई चलाई जा रही है या और भी बहुत तरीके के जो काम किए जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और इसी में एक नई पहलू है रूरल मार्ट का कंसेप्ट। तो रूरल मार्ट में जीविका दीदियों के द्वारा किन वस्तुओं की बिक्री की जाएगी? राशन के सामान या कपड़े या भोजन या दूध या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो महिला सशक्तिकरण के तहत ये योजना जो है शामिल है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स के फिर प्रखंड लेवल पर जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट बनेंगे। और यहाँ पर क्या है कि जो राशन के सामान है उसकी बिक्री की जाएगी। गांव के राशन दुकान चला रही दीदियों को यहां से वाजिब कीमत पर मिलेगी सामग्री। 61 प्रखंडों में की गई है इसकी शुरुआत। जीविका के 10.30 लाख स्वयं सहायता समूह हैं। ये कितनी बड़ी फिगर है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जीविका दीदियों के जो भी काम वगैरह हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये केवल प्रीलिम्स में आपके काम नहीं आने वाले हैं, बल्कि आगे चल के मेंस में भी उतना ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगला सवाल है, हाल ही में राज्य के किस जिले के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया है? भोजपुर, पटना, गया, औरंगाबाद या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये यहाँ के बच्चों का हुनर है और ये बहुत न्यूज में रहा। अच्छी बात है, हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। और सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, गया। देख लीजिए ये न्यूज आइटम, हवा की नमी से पानी बनाएगा एयर वाटर प्रोजेक्ट। गया के जिला स्कूल के बच्चों ने बनाया प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार ने पेटेंट कराया, देश में टॉप पर भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके का मूव है। जो अगला सवाल है हमारा, मैं फिर से यहां पर कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं। सवाल है, बिहार में कुल कितने मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? वैसे तो आमतौर पर हम यूनियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को समझते हैं कि इतना सोलर, 175 गीगावाट की बात की जा रही है रिन्यूएबल के लिए, उसमें सोलर इतना, इतना विंड से, इतना वाटर, सब कुछ हम देखते हैं। स्टेट स्पेसिफिक होकर हम पूछें कि बिहार में कितने मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन का रास्ता क्लियर किया गया है, कितना हमें तैयार कर लेना है सोलर एनर्जी, तो उसका फिगर है 250 मेगावाट, 250 मेगावाट। जैसा कि आप यहां पर देख पाइए इस न्यूज आइटम को, बिहार में 250 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन का रास्ता साफ। तो यहां पर आपको ब्रेडा के बारे में मालूम होना चाहिए। ब्रेडा का मतलब होता है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी।
तो ये 3 साल से कोशिश जारी थी कि इस तरीके से प्रमोट किया जाए और सोलर बिजली घर परियोजना का रास्ता साफ हो गया। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी आगे चल के हो जाना चाहिए और इसके बारे में हम आपको बल्क में इंफॉर्मेशन देंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की कैटेगरी में। अगले सवाल पर आते हैं। प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा को हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। बिहार से इत्तेफाक रखते हैं और उन्हें ये जो सम्मान दिया गया, ये जो पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया गया? कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में। देखिए इस स्क्रीनशॉट को, ट्विटर का ये स्क्रीनशॉट है, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पटना। बिहार से पद्म पुरस्कार पाने वाले विभूतियों के नाम, और चित्रकार हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, जिनको कि आर्ट कैटेगरी में बिहार से मिलता है पद्म पुरस्कार। और ये प्रिंट मेकिंग आर्टिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं और लेखक हैं, राइटर हैं बिहार से। इनके अलावे जो इमिनेंट नाम है उसमें प्रोफेसर रामजी सिंह का नाम है। सोशल वर्क के लिए इनको पद्म अवार्ड्स दिए गए। और अपार्ट फ्रॉम हिम यहाँ पर जब आप देखिए डॉक्टर शांति जैन, इनको भी आर्ट कैटेगरी में पद्म अवार्ड्स हैं। डॉक्टर शांति जैन को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म श्री प्रदान किया गया। और ये भोजपुरी, मैथिली, मगही सिंगर हैं और कैरी फॉरवर्ड की हैं जो हमारे रिच कल्चर हैं, जो म्यूजिकल ट्रेडिशंस हैं उसको। तो इस तरीके से थोड़ी इंफॉर्मेशन हर एक उस व्यक्ति के बारे में रखना ही चाहिए। अगला जो सवाल है, यात्री वृद्धि के लिए देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट कौन बना? मतलब वहां पर तेजी से संख्या बढ़ रही है आने वाले जो कह लें कि ट्रेवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, जो कह लीजिए आप। पटना, बोधगया, दरभंगा, भागलपुर या ऑप्शन ई इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट कई वजहों से न्यूज में रहता है, नया नया बना, वहां पर ट्रैफिक को बढ़ाया भी जा रहा है। तो दरभंगा एयरपोर्ट ने उड़ान योजना में बनाया रिकॉर्ड। उड़ान योजना को भी देख लेंगे। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। पैसेंजर ग्रोथ में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बना। अगले सवाल पर आ जाते हैं। बिहार के कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला? 12, 4, 6, 8 और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब यहां पर क्या है कि ये फिगर आपको एकदम एग्जैक्टली याद रहना चाहिए और वो है 8। 8 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। देख लेते हैं एक बार को। तो ये बिहार की 8 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार। यहां पर देख लीजिए, पद्म विभूषण जॉर्ज फर्नांडिस को, राजनीति में थे ये, मरणोपरांत दिया गया है। पद्म श्री सुजय कुमार गुहा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। डॉक्टर शांति जैन, कला के क्षेत्र में। विमल जैन, सामाजिक कार्य के लिए। डॉक्टर शांति रॉय, चिकित्सा के क्षेत्र में। श्याम सुंदर शर्मा, छापा कला के लिए। रामजी सिंह, सामाजिक कार्य के लिए। और विशिष्ट नारायण सिंह, मरणोपरांत, जो कि ग्रेट मैथमेटिशियन थे, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबके काम आपको मालूम होने चाहिए और थोड़ा बहुत इनके क्षेत्र के बारे में भी जान लेंगे। और ये बिहार के किस रीजन से बिलोंग करते हैं ये तब काम आएगा जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो ऐसे कुछ रीजनल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अगला जो सवाल है कि बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व मनाया जाएगा? गया, मुंगेर, पटना, नालंदा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस सवाल का जवाब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहूंगा। जवाब देंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देंगे तो जो नवंबर का पार्ट 2 आएगा वहां पर इसका जवाब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर अब आपके मन में कोई दुविधा, कोई संकोच नहीं रहा होगा इन क्वेश्चंस को लेके। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।